अब देखिए, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो सेंट्रल मेटल आयन जितना इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से रिसीव करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कही गई है, केवल प्योर कॉपर दिया है, ठीक है ना। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव फ्रॉम लिगेंड। एक तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है नहीं। दूसरा, कोई अगर आयनिक क्रिस्टल हो, आयनिक क्रिस्टल, तो कैटायन को सराउंड करने वाले एनायन या एनायन को सराउंड करने वाले कैटायन को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ एनायन which surround a cation is called coordination number of cation। इसका उल्टा एनायन का हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम को 6 क्लोरीन घेरते हैं, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। क्लोरीन को 6 सोडियम भी सराउंड करते हैं, तो क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। लेकिन यहाँ मेटल दिया है, आयनिक क्रिस्टल नहीं है, मेटल, मेटल क्रिस्टल है, तो ये हम कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन के लिए। इसमें हम देखते हैं कि एक मेटल आयन के चारों तरफ कितने अन्य मेटल आयन होते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि कॉपर किस प्रकार का मेटेलिक क्रिस्टल बनाता है। तो ध्यान रखें कि कॉपर जो है ये बनाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें किसी एक कॉपर आइटम को 12 अन्य कॉपर आइटम सराउंड करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ईच कॉपर आइटम, ये चीजें आपको नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल पीजीटी में पूछा गया है सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर से, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। पीजीटी वालों में है, पीजीटी में नहीं है। ईच कॉपर एटम इज सराउंडेड बाई 12 अदर कॉपर एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या होगा, 12। अगला क्वेश्चन 71, किस मॉलिक्यूल में या आयन में कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और इलेक्ट्रोवैलेंट तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, ये देखना है बेटा।
ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किसमें कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक तीनों बांध है? तो देखिए HCl इसमें कोवैलेंट होता है। दूसरा दे रखे हैं NH4+, इसमें क्या होता है? अमोनिया होता है, ठीक है, और एक H+ होगा। केवल H+ कहीं नहीं पाया जाता, इसका नेगेटिव पार्ट भी जरूर होगा। चलिए क्लोराइड आयन मान लें, यदि पानी शो नहीं किया गया है, या पानी में OH आयन होता है तो OH आयन हो सकता है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे करके क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बांड। और ये इसके साथ किस प्रकार के बांड से जुड़ता है? आयनिक। तो इसी में तीनों है, कोवैलेंट, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, कोऑर्डिनेट, नाइट्रोजन और अगला H+ के बीच, और आयनिक NH4+ और जो भी ऋणायन हो उसके साथ, ठीक है ना। इसी में तीनों पाए जाते हैं। अगला Cl- आयनिक बनाएगा H2O2, ये जो है कोवैलेंट। तीसरा Cl- ये आयनिक बनाएगा, जो भी इसका नेगेटिव पार्ट हो, पॉजिटिव पार्ट उसके साथ, H2O2 ये कोवैलेंट, ठीक है। गिटा दे। अगला क्वेश्चन 12। कोवैलेंट कंपाउंड इन वाटर आर जनरली 72 कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर, कोवैलेंट कंपाउंड इन वाटर आर जनरली देखिए कोवैलेंट कंपाउंड पानी में सामान्यतः घुलते हैं, नहीं घुलते ना, या वियोजित हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अब इसमें देखिए कोवैलेंट कंपाउंड, ये पोलर और नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर हो सकते हैं और कुछ पोलर भी होते हैं, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और अगला पोलर, पोलर में प्रोटिक और एप्रोटिक, ये अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनसॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल। प्रोटिक, ये फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, या हम कहें डिसोसिएट हो जाते हैं। जो और दूसरे क्या होते हैं जो डिसोसिएट कर जाते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और जो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयन, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एंड सॉल्युबल।
तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं ये इनसॉल्युबल भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी होते हैं, कुछ सॉल्युबल भी होते हैं, कुछ हाइड्रोलाइज भी होते हैं। लेकिन इसलिए एक कोई कहना तो उचित नहीं है, लेकिन सामान्यतः इन्होंने कहा, यानी ज्यादातर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल ही होते हैं, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, तो विकल्प जो भी हो इनसॉल्युबल। ठीक है ना, ज्यादातर पानी में अविलेय होते हैं। जो ध्रुवीय है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, जैसे एल्कोहल है, एसिड है, अमीन है, ये घुल जाते हैं। जो पानी में टूट जाते हैं आयनों में, वो हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे HCl है, पानी में टूट जाता है तो घुल जाता है, हाइड्रोलाइज होता है। तो कुछ घुलते हैं, कुछ घुलते भी हैं, हाइड्रोलाइज भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनसॉल्युबल। डिपेंड करता है कैसे है। तो उन्होंने सामान्य व्यवहार पूछा है, तो सामान्यतः हम इनसॉल्युबल कह लेंगे। अगला 72, कोवलेंट नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, ठीक है। हटा दे। कल ग्रुप में किसी ने एक सवाल भेजा था और उस पे लोग तर्क वितर्क दे रहे थे, चर्चा करते नहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज हो। हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता कि उस पर हम कुछ रिप्लाई करें। उसमें था कि लिक्विड सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक होता है, और उसका कारण क्या है। तो उस पर जो सॉल्व कराए थे, जो भी टीचर थे, उन्होंने लिखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान देंगे कि फ्री का मतलब क्या होता है, जो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, जैसे अब मास्टर साहब की शादी हो जाएगी तो इनकी आज़ादी खत्म, यानी कि जहां मर्जी वहीं नहीं आ जा सकते। तब ये कि जब चाहे वहां जाके चौराहे पर हॉस्टल सामने चाय पिए, पत्नी पूछे ही कहाँ जा रहे हो ना। और पत्नी भी ऐसा नहीं, जब मर्जी जहाँ जिसके साथ घूम टहल लें। दुबई जब कहाँ, दुबई बुला कहें चलो कटरा चलते हैं सामान खरीदना, ऐसा नहीं है ना। मास्टर साहब लाते जूता मारेंगे दुबे जी को। तो यहाँ पर यह है कि फ्री का मतलब चलने के लिए स्वतंत्र हो, बॉन्डिंग खत्म हो जाए, बाधा न रहे। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को पिघला देते हैं तो उसके जो आयन हैं वो चलने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी आयन बंधन से मुक्त हो गए, फ्री आयन। तो पिघले हुए फ्यूज गलित सोडियम क्लोराइड की जो विद्युत चालकता होती है वो फ्री आयनों के कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण मेटल्स में होती है। ठीक है ना, इनको पिघलाने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम नजदीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना अपने अंदर पालिएगा, और इसीलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया। चलिए आगे देखिए। वैसे आप लोग जितने कमेंट किए थे सब लोग फ्री आयन ही कमेंट किए थे। हम देख रहे थे कि अपने बच्चे ज्यादातर फ्री आयन ही कमेंट किए हैं। अगला देखा जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण बॉन्ड पोलर होगा, लेकिन बॉन्ड डाइपोल किधर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाया जाएगा, जो पढ़े हैं उनको पता है। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों, किसी दो को लीजिए, इन दोनों बांड का जो परिणामी डाइपोल होगा, बांड डाइपोल ये इधर होगा। इन दोनों बांड का जो परिणामी डाइपोल होगा वो इधर होगा, और दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल। तो जो परिणामी डाइपोल होता है वो क्या होता है, जीरो। बांड तो पोलर है बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 74। टू एस 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से ज्यादा होता है कि कम होता है? कौन बताएगा? 2s की एनर्जी 2p से ज्यादा होता है कि कम? देखा, कुछ लोग ज्यादा बता रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा बता रहे हैं। एनर्जी कम हो, मिटा दे क्वेश्चन ऐसे। अब तो अब कम ज्यादा बताने का समय नहीं है। अरे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखिए 73 था ना, 74 मैंने एनर्जी लेवल बताया है। सबसे कम 1s का, उसके बाद 2s, उससे अधिक 2p, उससे अधिक 3s, उससे अधिक 3p, उससे अधिक 4s, उसके बाद 3d, फिर 4। ठीक है ना। तो 2p अगर हम 2s की देखें तो 2s की कम है 2p से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ता हुआ क्रम, एनर्जी का बढ़ता हुआ। तो किसका कहा है? एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इज मोर देन दैट ऑफ 2s। 2p का 2s से ज्यादा। अगला क्वेश्चन 75। मिटा दे। देखा जाए, इन द साइनाइड एंड द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज ऑन। इन द साइनाइड आयन द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इज ऑन। देखिए साइनाइड आयन बनता कैसे है। और दूसरा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक तरह से हम कहें कि टाटोमर है, साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के टाटोमराइजेशन। किस प्रकार का टाटोमराइजेशन है? साइनो और आइसोसाइनो और आइसोसाइनो। ठीक है, साइनो और आइसोसाइनो। तो यहां पर जो है, अगर यहां से बॉन्ड टूटता है तो नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? आइसोसाइनो। इसमें जो है अगर यहां से नेगेटिव ये टूटता है तो नेगेटिव चार्ज इस पे होगा। ठीक है ना। तो दोनों पे होना चाहिए। हमें लगता है यही कुछ इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है इन द साइनाइड आयन 75। अब केवल साइनाइड कहा, आइसोसाइनाइड कहा नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन की भी स्थिति है। साइनाइड में तो C पर होता है, लेकिन आइसोसाइनाइड में N पर चला जाता है। 75 3 दोनों का कह रहे हैं। यानी ये हमें अपने से स्वीकार, इनका यह मानते हुए कि दोनों रूपों में पाया जाता है, ऐसा मानते हुए। अगला चलिए,
5 माइनस 1 प्लस 2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 76। The two carbon atom in acetylene are, एसेटिलीन के दोनों कार्बन आइटम हैं sp और H। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। sp हाइब्रिडाइज। 77 इन मेथेन द बॉन्ड एंगल, मेथेन थीटा 109 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है। 78 वैलेंस ऑफ फास्फोरस इन P4। अच्छा, फास्फोरस की वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इन H3PO4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस यूज करता है? 5। देखिए, फास्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, बाकी अन्य 3 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के साथ। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 5। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा आबंधन के लिए वही इसकी वैलेंसी। 5 बांड बनाया, 5 इलेक्ट्रॉन यूज किया, वैलेंसी 5। बता दे। अगला, एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस पोसेसिंग जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, विशालकाय दैत्याकार कोवलेंट स्ट्रक्चर, जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। जायंट का मतलब विशालकाय। देखिए, आयोडीन क्रिस्टल, इसमें I2 मॉलिक्यूल एक एक कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है। उसके बाद सिलिका, यही होता है, इसी का जायंट स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर इसी का होता है। सॉलिड CO2, इसमें भी एक एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, एक एक यूनिट होता है। अगला व्हाइट फास्फोरस P4 होता है, 4 फास्फोरस होते हैं। ठीक है ना। और केवल सिलिका में जो है एक सिलिकॉन 4 से जोड़ करके जैसे कार्बन बनाता है ग्रेफाइट डायमंड, वैसे ये भी पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। तो दूसरा वाला इसी का जायंट स्ट्रक्चर है। किसका? हाँ, sp3 4 बांड बनाएगा sp3। हाँ। अगला मिटा दे। क्वेश्चन 80, which of the following liquid is not deflected by a non-uniform electrostatic field? Deflected. Which of the following liquid is? ये क्या पूछ रहे हैं? Liquid is not deflected by a non-uniform electrostatic field.
वाटर, दूसरा है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है नाइट्रोबेंजीन और चौथा हेक्सेन। इसमें देखिए, जैसे अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे ये ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, पोलर है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, पोलर। इस तरह से अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो सब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, अपने आप कमोबेश एक डायरेक्शन में इस फील्ड के अनुसार सब आ जाते हैं। ठीक है ना, ये मुड़ करके ये इधर चला गया, सब सीधे हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह से ओरिएंटेड है उससे इधर उधर आ जाते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर होगा उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर, इसी पर कोई असर नहीं होगा, यही डिफ्लेक्ट नहीं होगा, विक्षेपित नहीं होगा, इधर उधर नहीं मुड़ेगा। ठीक है, अगला a bond with maximum covalent character between non-metallic element is formed by मिटा दे। Maximum covalent character between two non-metallic elements. एलिमेंट कोवलेंट कैरेक्टर में क्या होता है, बराबर की साझेदारी। जैसे दो एटम हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इनके बीच समानता के आधार पर वितरित है तो इसमें क्या आ गया, कोवलेंट। अगर असमानता के आधार पर वितरण है इलेक्ट्रॉन मेघ का, तो इसमें थोड़ा सा कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, आयनिक। जैसे इधर ज्यादा चले जाए इलेक्ट्रॉन तो इधर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पोलर कोवलेंट। इसमें क्या आ गया, आयनिक कैरेक्टर ना, कोवलेंट के साथ साथ आयनिक आ गया। तो किसमें कोवलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, आयनिक कैरेक्टर किसमें डेवलप नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ भागे ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, बिटवीन आइडेंटिकल आइटम, बिटवीन केमिकली सिमिलर एटम, बिटवीन एटम्स वाइडली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, जब एटम जो है आइडेंटिकल, दोनों सेम एलिमेंट के हो, तब कोवलेंट कैरेक्टर उनके बीच मैक्सिमम होगा। क्या दे रखे हैं, ठीक है। जब अगर पोलराइज हो गए तो इसमें क्या गया, कोवलेंट के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। और जब टूट गए आयनों में तब तो आयनिक हो ही गए, आयनिक प्लस यहाँ कोवलेंट दोनों है, यानी पोलर कोवलेंट है। इसी में जब आइडेंटिकल आइटम होंगे, अर्थात दोनों आइटम सेम एलिमेंट के होंगे, तब इलेक्ट्रॉन उनके बीच समानता के आधार पर बटेंगे। और फिर जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, वो जो है अगला
क्वेश्चन 82. The high boiling point of water is due to the high boiling point of water is due to. ठीक है, किस कारण से है? वीक डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमंग वाटर मॉलिक्यूल, यही है हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा वाले विकल्प हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यही कारण होगा, ठीक है ना। अगर H2S देखें, H2S और H2O ये गैस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो विकल्प कौन सा सही है? पानी का उच्च क्वथनांक इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और वो एक दूसरे में के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मिटा दे। देखिए आगे इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है 83 में CONH3 6 प्लस 83 CONH3 6 प्लस, ठीक है, ये दे रखे हैं 3 प्लस, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं क्या? sp3d2। तो कॉम्प्लेक्स का कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ज्योमेट्री उसकी पूछी गई है। तो अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री का आधार निकाला क्या हुआ? अब ऑक्टाहेड्रल चाहे जैसा हो, D2sp हो चाहे sp3d2 हो, ऑक्टाहेड्रल ही आता है। चाहे D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों केस में इसका जो ऑक्टाहेड्रल ही, ठीक है। चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आउटर ऑर्बिटल हो, ऑक्टाहेड्रल ही होता है। मिटा दे। अगला जिंक का जिंक आयन में कन्वर्जन हो रहा है 84, जिंक का जिंक आयन में कन्वर्जन, ठीक है ना। इनका कहना है नंबर ऑफ वैलेंस देयर इज अ डिक्रीज इन द, इस कन्वर्जन में कमी हो रही है किसमें? देयर इज डिक्रीज इन, पहला दे रखे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
दूसरा दे रखे हैं एटॉमिक वेट, तीसरा दे रखे हैं एटॉमिक नंबर, चौथा दे रखे हैं इक्विवेलेंट वेट। तो क्या कम हो रहा है? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, 2 ठो निकल गए तो 2 कम हो गए, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं है। एट्टी 5 देखिए, इनका कहना है, मिटा देना, आइटम से कटायन जब बनते हैं तो क्या होता है? ये आइटम है ना, और ये कटायन, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइटम से कटायन जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बेटा दे, अगला सवाल टीजीटी वालों के दायरे से थोड़ा बाहर है, टीजीटी वाले ध्यान देंगे। क्वेश्चन 86, which of the following method would be applied? appropriate मेथड कौन सा है? appropriate method for indicating the position of hydrogen atom. Position of hydrogen atom within the molecule, within the molecule of a substance. किसी पदार्थ के अणु में हाइड्रोजन एटम की पोजीशन जानने के लिए कौन सा मेथड सही है? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन। इससे हम किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इससे भी हमें कुछ नहीं मिलता इस प्रकार की जानकारी। इमिशन स्पेक्ट्रम, टाइप ऑफ बॉन्ड, इनसे हमें पता चलता है बॉन्ड किस प्रकार का है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसी को हम यूज करते हैं किस मॉलिक्यूल के किस जगह पे कितने प्रोटॉन हैं, इसको जानने के लिए अलग अलग टुकड़े में तोड़ देते हैं और फिर उसका मास स्पेक्ट्रा लेते हैं और किस जगह पर हम वो आकर के टकरा रहे हैं, इसके आधार पर जो है हम उनका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है उनके मास के अनुसार होता है, ठीक है ना। तो मास स्पेक्ट्रा के आधार पर हाइड्रोजन की पोजीशन हम जानते हैं। अगला सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या होता है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। क्वेश्चन
87 क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसमें क्या होता है, Na+NCl ये होते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल टीजीटी में पढ़ाया है, उससे सवाल पूछा भी गया है एक बार। मिटा दे। 88 HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो FCC का होता है वही HCP का होता है। 88 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये वही होता है जो क्यूबिक क्लोज पैक का होता है। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर अर्थात 12 होता है, चाहे HCP कहा जाए चाहे CCP कहा जाए, ठीक है। FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक, ठीक है। इसमें देखिए एक ये आयन, इसको 6 सराउंड करते हैं उसी तल में, और उसके बाद 3 इसके ऊपर से होते हैं और 3 नीचे से होते हैं। टोटल कितने सराउंड करते हैं, 12। 3 और ये 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है ना। इसी पर रख दीजिए। तो इसको ये 6 उसी तल में है, 3 ऊपर से और 3 नीचे से, 12 होता है। अब जब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। NaCl क्रिस्टल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। NaCl क्रिस्टल के विषय में खूब पढ़ाया है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है NaCl का क्रिस्टल। जो क्लोराइड आयन है वो यूनिट सेल बनाते हैं क्रिस्टल का, और प्रत्येक कॉर्नर पर होते हैं, और फेस के सेंटर पर सोडियम आयन प्रत्येक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर होता है और एक उसके बॉडी सेंटर पर। प्रत्येक सोडियम को याद आ रहा है कुछ की नहीं मिटा दे। जो पढ़े हैं उनको याद है, नहीं आ रहा है तो जो नहीं पढ़े हैं उनको कहाँ से याद आएगा, ठीक है। देखिए ये जो है Na+ है और ये Cl- है, इस तरह का। अब हमें लगता है याद आ जाएगा, बना देंगे तो याद आ जाएगा। हैं? अच्छा, ये है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आयन डार्क वाला बनाया है ना, क्लोराइड आयन हर कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। फेस सेंटर, एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस, एक इधर साइड का फेस, इधर साइड का फेस, आगे का और पीछे, ये होता है। और जो सोडियम आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, एज के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पर बनता है। एक यहाँ होता है, कोई एज भूल गए होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। ये बनता है। देखिए इस सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं, 6 क्लोरीन, 2 4 और 2 6। और इस क्लोरीन को आप देखेंगे तो 1 सोडियम, 2 सोडियम, 3 सोडियम, 4 5, 1 सोडियम इधर होता है बाहर अगले यूनिट से। तो 6 सोडियम, प्रत्येक क्लोरीन को 6 सोडियम, प्रत्येक सोडियम को 6 क्लोरीन, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम और क्लोरीन को होता है 6 और 6 होता है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर होते हैं, ईच कॉर्नर यूनिट सेल का, एंड
फेस सेंटर, और ये प्रत्येक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है? एज के मिडल पर और एक बॉडी सेंटर पे, सेंटर ऑफ या मिडल कहे मध्य, एज कोर के मध्य पे एंड वन एक एट बॉडी सेंटर, ठीक है ना। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर Na+Cl- का कितना होता है? 6:6। ये टीजीटी में एक साल पूछा गया है कि NaCl क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6। सोडियम को 6 क्लोरीन, क्लोरीन को 6 सोडियम सराउंड किए रहते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 होता है। तो क्या पूछा गया है? फेस सेंटर, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका। अगले में प्रत्येक सोडियम आयन कितने क्लोरीन से सराउंडेड होता है? तो 6। अगला क्वेश्चन वैसे हो गया, प्रत्येक सोडियम आयन कितने क्लोरीन से? 6, और प्रत्येक क्लोरीन 6 सोडियम, ठीक है ना। तो दूसरा सवाल इसी में हो गया। अगला 91 देखा जाए। एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया, पूछा गया किसका स्ट्रक्चर है? तो NaCl का, ठीक है ना। अगला सवाल भी हो गया, यही डायग्राम ही छापा गया है और पूछा गया कि ये किसका स्ट्रक्चर है? तो चौथा विकल्प सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसी पे 3 सवाल हो गए। अगला तो एक से अधिक वाला लग रहा है। एक से अधिक सही अगले में। मिटा दे। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा है, कॉपी में देख लीजिएगा। ये टीजीटी में एक साल पूछा गया है। बाकी ये क्रिस्टल इस प्रकार का NaCl का होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। सोडियम आयन हर वॉइड में होता है और एक बॉडी सेंटर पे क्लोराइड आयन इस कॉर्नर पर, फेस सेंटर पे ऊपर नीचे के साइड के फेस पर। प्रत्येक सोडियम 6 क्लोराइड से, प्रत्येक क्लोराइड 6 सोडियम से घिरा रहता है। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 होते हैं। एक यूनिट सेल के निर्माण में 14 क्लोराइड आयन और 13 सोडियम आयन होते हैं। टोटल गिनेंगे, प्रति यूनिट सेल इनकी संख्या 6 रहती है, लेकिन योगदान कितने का होता है? 13 सोडियम और 14 क्लोराइड आयन का, ठीक है ना। प्रति इकाई सेल सोडियम भी 6 होता है और क्लोराइड भी 6 ही होता है, लेकिन योगदान कितने आयनों ने मिलकर किया है? तो 13 सोडियम और 14 क्लोराइड। इसको भी याद रखेंगे। एक बाहर हो जाता है ना, यूनिट सेल के बाहर बनाया था, उस यूनिट सेल का हिस्सा नहीं रहता, एक नई तरह बनाया था बाहर ऐसे, ठीक है। सोडियम आयन एक बाहर खींचा, अगले यूनिट सेल में चला जाता है वो। अगला 92 लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड बाय, लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड बाय, रेखीय संरचना SnCl2, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, लोन पेयर बता दीजिए, शेप बता दीजिए, आप लोगों को बताना है। चलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp और लीनियर, मारेंगे दांत टूट जाएगा, आज ही पढ़ाया है। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ना, ये ग्रुप 14 के तत्व हैं। इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। कितने मोनोवैलेंट क्लोरीन जुड़े हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 3। 3 का मतलब sp2, ठीक है। लोन पेयर कितना हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 3 माइनस कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 2, तो लोन पेयर 1 हो गया। और जब 3 ऑर्बिटल हो और 1 लोन पेयर हो, देखिए 3 पे 3 ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गया ना। ऑर्बिटल ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, 1 पे लोन पेयर बना दीजिए, 2 पे क्लोरीन, तो मॉलिक्यूलर शेप बेंट वी शेप ना, बेंट हो गया, ये मुड़ा हुआ। कहाँ लीनियर है? हाँ, ऐसा एग्जाम में तो ऐसे होता है, एग्जाम में कोई जान के थोड़ी गलत करता है, वो ध्यान नहीं देता, गलत हो जाता है। अगला
एन लॉन पेयर का काउंट किया, ये लोन पेयर जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 3 है ना, 3 पे कितने क्लोरीन जुड़े हैं, एटम की संख्या घटा दीजिए। अगला देखा जाए, मिटा दे। आज या कल में पढ़ाया है पहली क्लास में इसको ना, नहीं दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ाया है, यही चल ही रहा है। दबो गड़बड़ा दे रहे हो सब लोग, मिटा दे। तो SnCl2 तो बेंट है, हमें कौन सा पूछा गया, लीनियर, अर्थात ये लीनियर नहीं है ना। दूसरा दे रखे हैं, कहाँ गया यार क्वेश्चन नंबर 92, NCO माइनस, NCO माइनस, ठीक है। अब इसमें देखिए ये लीनियर होगा, कैसे स्ट्रक्चर इसका बना दे, नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, और ये जो है इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिड है और नो लोन पेयर, ठीक है ना, तो लीनियर होगा। चले अगला देखिए, CS, ये भी लीनियर होगा, CH2 लीनियर है, कार्बन sp हाइब्रिड है, नो लोन पेयर, लीनियर। चौथा देखिए NO2 प्लस, ये भी sp हाइब्रिड है, नो लोन पेयर, और ये भी कैसा है, लीनियर हो गया, ठीक है। अगला पांचवा जो है SO2, ये फिर लीनियर होगा, बेंट होगा, ये बेंट होगा। तो ये एक, बाकी के 2, 3, 4 कैसे हैं, लीनियर, पहला और चौथा बेंट, ठीक है। हाँ इसमें कई विकल्प वाले हैं। पांच विकल्प हैं, इसमें एक से अधिक। अगर आपको चीजें पता है, कंसेप्ट पता है, तो चाहे 5 विकल्प हो चाहे 35, सही गलत आप ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जो है ये हम लोगों ने देखा कि दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर शून्य हो सकता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर शून्य है तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगला, अगर जो है ये एक कोई एक नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, नॉन जीरो क्वांटिटी है, लेकिन नेगेटिव बाउंड ऑर्डर हमें किसी में नहीं मिलता है। इसमें थोड़ा सा देखिए गड़बड़ सड़बड़ दे रखे हैं। पहला दे रखे हैं कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू, बाउंड ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता, जीरो होगा या कोई न कोई पॉजिटिव, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पूर्ण संख्या। अगला दे रखे हैं हैज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, ये भी हो सकता है कि हमेशा पूर्ण संख्या हो। इट इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी, जीरो ना हो। हाँ, कैन एज्यूम एनी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब गड़बड़ सड़बड़ दे रखे हैं। बाउंड ऑर्डर शून्य हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है या पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है ना। ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव बाउंड ऑर्डर का मतलब कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ऐसा संभव नहीं हो।